मुकदमा शुरू किया जाए। सीधी बात कहती हूँ, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना जज साहब। हमारी शादी को 36 साल हो गए हैं। ये आदमी अब भी मुझसे दूध, पानी, चाय, पत्ती, चीनी इन चीज़ों की लड़ाई करता है। अब मुझसे ये शादी और नहीं खींची जाएगी। अरे तो तुमसे शादी करना कौन चाहता है? तुम छोड़ो तो मुझे, मैं तुरंत दूसरी बीवी ले आऊँगा। देख रहे ना जज साहब, आप इन्हें, इस आदमी को मेरे साथ रहना ही नहीं है। ये तो तैयार है दूसरी औरत लाने के लिए। इस उम्र में इसे दूसरी औरत चाहिए। बोलिए, जल्दी इनका केस खत्म हो और ये डिवोर्स फाइनल हो तो मेरा पीछा छूटे इस रोज रोज के ड्रामे से। शादी के 12 साल के बाद डिवोर्स समझ में आता है, पर 36 साल के बाद आप डिवोर्स लेना चाहते हैं? इस उम्र के बाद तो साथ रहना ना रहना बराबर हो जाता है। और जो प्रॉब्लम आप बता रही है, एक उम्र के बाद हर शादी में यही प्रॉब्लम होती है। अब इस उम्र में आपके पति आपको हनीमून पर विदेश तो लेकर जाएंगे नहीं। अपने बच्चों की शादी कीजिए और उनके भविष्य के बारे में सोचिए। पोते पोतियों में दिमाग लगेगा तो अपने आप इन चीज़ों से हट जाएगा। तभी बाकी लोगों के साथ बैठी प्रीति अपना हाथ ऊपर उठाती है। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ सर। मैं कटघरे में आना चाहती हूँ। मैं इनके बड़े बेटे सुनील की पत्नी हूँ। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि बच्चे की शादी करो और पोते पोतियों को खिलाओ। कहाँ से खिलाएंगे बच्चों को? दिन भर तो ये लड़ते रहते हैं जज साहब। इनकी लड़ाई से परेशान होकर सुनील ने तो आधा वक्त बाहर ही खाना शुरू कर दिया है और मुझे तो एक कान से सुनना ही बंद हो गया है। न जाने क्या लड़ाई है इनकी जो ख़त्म ही नहीं होती। मेरा पति घर पर ही नहीं रहेगा तो कहाँ से होंगे पोते पोती? और एक देवर है मेरा, उसकी तो शादी भी नहीं हुई है, पर उसके लिए लड़की ढूंढने का वक्त भी नहीं है इनके पास। हर रोज़ पापा मम्मी आपस में लड़ते रहते हैं और रसोई का बंटवारा कर देते हैं, पर न मम्मी जिसे अपने हिस्से की रसोई संभलती है न पापा जिसे अपने हिस्से की। दोनों के लिए अलग अलग रसोई में खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। कब तक सहूँगी मैं सब कुछ? प्लीज़ आप इनका डिवोर्स करवा दीजिए, वरना कहीं ये ना हो कि मुझे अपने पति से डिवोर्स लेना पड़ जाए। वही तो जज साहब कह रहे हैं बहू कि ये हर घर की कहानी है। फिर भी इस औरत को मुझ में दिक्कत दिखती है। यहाँ सब औरतों के पति को बुरी आदतें होती है, मुझ में तो कोई बुरी आदत भी नहीं है। आप बताइए जज साहब, इतने सालों मैंने इनके माँ बाप की सेवा की, इनके बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, पर इन्होंने मेरे माँ बाप के लिए क्या किया? आज तक वो अपने ससुराल नहीं गए, ना मुझे जाने दिया। मुझे लगता है कि आप दोनों को साथ में बैठकर बात करने की ज़रूरत है। अपने लॉयर से इस बारे में सलाह लीजिए। तब तक के लिए कोर्ट एडजर्न किया जाता है। घर की बात आज कोर्ट तक चली गई थी, फिर भी ना ही मंजू ना ही मुकेश को कोई फ़र्क पड़ा। अपने घर के इस ड्रामा से परेशान होकर प्रीति अपनी माँ को कॉल लगाती है। परेशान हो गई हो मम्मी ये रोज़ रोज़ के ड्रामा से। तुमने तो बोला था शादी कर लो बेटा। तुम्हारे सास ससुर की उम्र ही कितनी बची है? 2-3 महीने में कोई ना कोई तो टपक जाएगा। यहाँ कौन टपकेगा? इनके शरीर में तो मुझसे भी ज़्यादा जान है मम्मी। प्रीति अपनी माँ से बात कर रही थी कि तभी उसे हॉल से लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है और वो क्या देखती है, उसकी सास अपना सामान बांध कर घर से निकल रही है। इस घर से निकल रही है ना? अब भले कोर्ट इस तलाक को मंजूरी ना दे, पर मैं अभी के अभी आपको तलाक देता हूँ। कभी इस घर में लौट कर मत आइएगा। सभी को लगता है कि रोज़ लड़ने वाला ये जोड़ा वापस से अगले दिन साथ हो ही जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। इस बात को 6 महीने हो जाते हैं, पर मंजू लौटती ही नहीं, ना ही उसकी कोई खबर मिलती है। कब तक फिक्र होगी इन लोगों को हमारी? इतने दिन हो गए मम्मी को गए, एक बार भी उन्होंने जानना चाहा कि मैं कैसा हूँ। मम्मी जी ना सही मैं तो हूँ ना भैया। मैं और सुनील मिलकर आपके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढकर आपकी शादी करवा देते हैं। अब अपना अपना रास्ता पकड़ना ही सोल्यूशन है। यहाँ प्रीति ये कहती है कि दरवाजे पर मुकेश गले में वरमाला डाले किसी लड़की के साथ आ खड़ा होता है। बहू जाओ, पूजा की थाली तैयार करो, तुम्हारी सास आई है। मेरी शादी करने की उम्र में शादी आपने कर ली पापा? अरे तो तू भी कर ले बेटा। वैसे भी तेरी नई मम्मी उम्र में तेरी बीवी की जिठानी लगेगी। चलिए लीजा जी। मुकेश लीजा को अपना पूरा घर दिखाता है। इतना बड़ा घर और आपके लिए ये छोटा सा कमरा। प्रेम तो अकेली जान है। मैं क्या सोच रही थी, उसे हमारे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और हम उसके कमरे में चले जाते हैं। जैसा आपको ठीक लगे। और प्रेम की नई मम्मी का आदेश आ जाता है कि उसे अपना रूम बदलना होगा। इस घर में सब शर्म बेचकर खा गए।
जिस उम्र में बेटे को लुगाई लानी चाहिए उस उम्र में शादी कर रहा है बाप। अरे क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने दोस्तों को। पर प्रेम करता भी क्या, वो अपने पापा के कमरे में शिफ्ट हो जाता है। आराम से नहा धोकर कपड़े बदलने के बाद लीज़ा अपने कमरे से बाहर आती है और हॉल में बैठ जाती है। अरे बहू कहाँ हो? ये पापा जी की नई वाइफ मुझे आवाज़ क्यों लगा रही है? मेरी उम्र की होकर मुझे बहू कह रही है। इनको तो मम्मी जी बोलते भी शर्म आएगी मुझे। किसी तरह हिचकिचाते प्रीति अपनी सास के पास जाती है। सीधी खड़ी हो, ऐसे डोल क्यों रही हो? पीठ में रीढ़ की हड्डी को हटाकर सांप लगवाया है क्या? और हाँ, तुम्हारे ससुर जी और सासू माँ रहते हैं इस घर में, तो सर ढक कर रहा करो। सर ढककर? नहीं समझ में आ रहा तो मैं सर ढककर बता देती हूँ कि कैसे ढकते हैं सर। पर याद रखना बहू, अगर मैं बताने उठ गई ना तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। प्रीति हड़बड़ाकर अपना सर ढक लेती है। अब जाओ और खाने की तैयारी करो। और हीरोइन, जो चप्पल पहन रखी है ना तुमने, उसे रसोई के बाहर ही खोल देना। जी मम्मी जी। अपनी नई सास की इस बाली उम्र को देखकर प्रीति तो कुछ और ही सोच रही थी, पर यहाँ तो छोटी उम्र की सास में उसे ललिता पवार मिल गई थी। प्रीति हमेशा की तरह रसोई में जाते ही अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है, पर पीछे से लीज़ा आकर उसका फ़ोन छीन लेती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रसोई में इस्तेमाल कर रही हो बहू? किसी दिन गैस के पास रहने के कारण मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो जाए और हमारे किचन का फर्नीचर ख़राब हो जाए तो उसके पैसे किसके जाएंगे? मेरे पति के ना। इतना रिस्क ले सकती हूँ क्या मैं? फ़ोन लेकर जा रही हूँ, जब रात को अपने कमरे में जाओगी तो ले लेना। और हाँ, मेरी नज़र ना तुम पर रहेगी। अपनी मम्मी से तुम दिन में आधे घंटे से ज़्यादा बात नहीं करोगी, समझी? अगर किचन में आग लगी तो मैं मर जाऊंगी, पर आपको फर्नीचर की चिंता हो रही है, और इसमें मेरी माँ कहाँ से आ गई? उनसे क्यों ना बात करूं मैं? वो इसलिए क्योंकि सारी प्रॉपर्टी अभी भी मेरे पति के नाम पर है। जिस दुकान में तुम्हारा पति बैठता है ना, उसका ऑनर अभी भी मुकेश है, यानी कि मैं। जब चाहूँ मैं सुनील को वहाँ से हटा सकती हूँ। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, उस पर सवाल तुम ना ही करो तो अच्छा है। बहू हो ना, तो ऐसी ही रहो, हैं? हे भगवान, मैं तो अपनी सीधी सादी सास से मुक्त होना चाहती थी। तुमने तो मुझे ये हिडिंबा दे दी। माफ़ कर दो भगवान, मेरी सीधी सादी सास को वापस भेज दो। मम्मी जी भले दिन भर पापा जी से कलेश करती थी, पर मुझे तो एक शब्द भी नहीं कहती थी। अपनी सास का ऐसा बिहेवियर देखकर प्रीति घबरा जाती है और कांपते हाथों से खाना तैयार करती है और खाना टेबल पर परोसती है, जिसे देखती ही लीज़ा ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। खड़ी हो जाओ, हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर बैठने की तुम्हें? अरे क्या हो गया लीज़ा जी, आप इतना नाराज़ क्यों हो रही है? बैठ गई है तो बैठने दीजिए। कैसे बैठने दूँ? अच्छा लगता है क्या? यही तो बात है, आपकी कोमल मन के कारण ही आपकी पहली पत्नी ने आपके साथ इतना बुरा किया, छोड़कर चली गई आपको, और आपके बच्चे मार्ग से भटक गए हैं। इन सबको लाइन पर ला दूंगी मैं, मेरा वादा है आपसे। ये कहने के बाद लीज़ा जैसे ही रोटी का पहला निवाला खाती है, फिर से प्रीति की वाट लग जाती है। ये इतनी कड़क रोटी खिलाती थी तुम अपने पापा जी को इतने दिनों से? अगर इस घर में मैं ना आती तो आपका क्या होता मुकेश जी? और ये सब्जी है? हे भगवान, चलो रसोई में, मैं सिखाती हूँ तुम्हें खाना बनाना। लीज़ा प्रीति से रोटियां तब तक बनवाती जाती है जब तक वो बिल्कुल गोल और सॉफ्ट ना बने। मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी जी, मैं जाऊँ? पिछले 4 घंटों से मैं सिर्फ रोटियां ही बना रही हूँ, और इतनी रोटियां अब खाएगा कौन? हाँ ठीक है, रसोई साफ कर दो, फिर कपड़े धो लेना और इन रोटियों को फ्रिज में रख दो। तुम्हें ही खाकर ख़त्म करनी है, राशन मुफ्त में तो आता नहीं। प्रीति खाना बनाने की ट्रेनिंग लेने के बाद कपड़े धोकर जैसे ही सोने जाती है, लीज़ा वहाँ पहुँच जाती है। क्या किया है आपने ऐसा कि आपको सोना है मैडम? हाँ, जाओ सभी कमरों के पर्दे और सोफ़ा कवर साफ कर दो। ये हो जाए तो अपने पापा जी की अलमीरा साफ करके आना। प्रीति हर रोज़ बस अपनी सास से बचने का तरीका ढूंढती रहती। अगर मेरी देवरानी आ जाए तो कम से कम काम तो बढ़ जाएगा। अब तो कैसे भी प्रेम भैया की शादी करवानी होगी। सुबह 4 बजे उठकर प्रीति घर का सारा काम कर देती है और लीज़ा के बनाए रूल के अकॉर्डिंग सभी 9 बजे टेबल पर आ जाते हैं, जहां सुनील कहता है, मम्मी अब तो आप ही करता धरता है इस घर की, तो अपने छोटे बेटे का भी उद्धार कर दो।
हाँ मम्मी जी, हमारी पुरानी मम्मी जी को तो ना पापा जी की फिक्र थी ना अपने बच्चे की। एक आप ही है जिससे हमारी फिक्र है। अब आप ही कुछ कीजिए ना। हाँ बहू, इन चीज़ों में तो प्रेम की शादी के बारे में मैं भूल ही गया था। अरे जी, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया था, इसीलिए तो मैंने इस पूरे घर को बहू से साफ करवाया था। और अगले दिन से ही प्रेम के परिवार वाले लड़की की तलाश में लग जाते हैं। उन्हें एक मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़की का रिश्ता मिलता है। दोनों परिवारों में बात होती है और लड़की वाले प्रेम को देखने उसके घर पहुंचते हैं। आपका तीसरा बेटा दिख नहीं रहा है भाई साहब, और बहन जी भी कहीं गए हैं क्या? ये तो है लीज़ा, मेरी मिसेस। ये आपकी वाइफ है? मतलब कैसे? मुझे लगा ये आपकी बहू है। मानना पड़ेगा लीजा जी, देखकर तो लगता ही नहीं प्रेम और सुनील आपके बेटे हैं। क्योंकि वो नहीं है। उनकी उम्र मेरी जितनी है। मम्मी जी पापा जी की दूसरी पत्नी है। इतनी जवान सास होगी तो मेरी बेटी से तो नौकरों की तरह काम करवाएगी। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, मैं रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। संतोष लीजा को देखते ही रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ जाता है, पर सबकी कोशिशें जारी रहती है और फिर एक परिवार प्रेम को देखने पहुंच जाता है। आओ बहू, आशीर्वाद लो। मैं तो खुद सास हूँ बहन जी, प्रीति मेरी बहू है। क्या आपने दूसरी शादी की है भाई साहब? जो बाप अपनी बहू के उम्र की बीवी लाए, उस घर में कौन ही अपनी बेटी देगा? बाप रे बाप। चलिए जी, हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना। ये कहकर फिर से लड़की के परिवार वाले लौट जाते हैं। और सही भी तो था, कौन बाप अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजना चाहेगा जहां उसकी सास उसकी जिठानी की उम्र की हो। रात को लीजा मुकेश के बगल में बैठकर उसके हाथों पे हाथ रखकर रोने लगती है। इतनी कोशिश की मैंने कि प्रेम की शादी हो जाए, पर मैं हार गई। सब मेरे कारण हुआ मुकेश जी। अरे नहीं लीज़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो हमेशा मेरा अच्छा करना चाहती हो। प्रेम की किस्मत में जो है सो तय है। लीजा पूरी तरह मुकेश को अपने कंट्रोल में कर चुकी थी और आज वो अपना आखिरी दाव खेल देती है। इस घर में जो बच्चे हैं तुम्हारे हैं, जो बहू है तुम्हारी है, मेरा तो कोई नहीं है। कितना बुरा लगता है मुझे जब भी कोई गेस्ट आता है और कहता है, अच्छा आप उनकी दूसरी पत्नी है। इस घर में मेरा क्या है मुकेश जी? मेरी कम उम्र के कारण एक तो सब समझते होंगे कि मैंने तुमसे पैसे के कारण शादी की है, पर तुमने दिया ही क्या है मुझे? कुछ नहीं। और मैंने कभी कुछ मांगा क्या? नहीं ना। मैं तो तुम्हारा घर संवारना चाहती हूँ। कल को तुम्हारी बीवी आई और उसने मुझे घर से निकाल दिया तो? अरे तुम्हारे घर से तुम्हें निकाल देगी? पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का हक होता है। अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई तब तो तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा ना। मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। और बस लीजा यही तो चाहती थी। वो शराब की बोतल लाती है और मुकेश को पिलाती जाती है। जैसे ही मुकेश को नशा चढ़ने लगता है, लीजा फौरन कबर्ड से प्रॉपर्टी के पेपर निकाल कर लाती है और उस पर अपने पति के दस्तखत करवा लेती है। पागल आदमी, इसे क्या लगा मेरे जैसी कमसीन कली इस 55 साल के बूढ़े से शादी करेगी? पर इन अय्याश मर्दों के साथ यही होना चाहिए। अब जल्दी से रॉकी को फ़ोन करती हूँ और यहाँ से 9-2-11 हो जाती हूँ। जहाँ तक रही प्रॉपर्टी की बात, वो तो अब सीधा मैं इस घर के नए मालिक को लेकर ही यहाँ लौटूंगी। 35 करोड़ का घर, 1 करोड़ की दुकान, सब कुछ बेचकर सीधा दुबई। वूहू! और अगली सुबह जब मुकेश की आंख खुलती है, उसके बिस्तर पर होती है लीजा की एक चिट्ठी, जिसे पढ़कर वो फूट फूट कर रोने लगता है। पहले मंजू चली गई और अब लीजा। ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। बहुत बुरा किया मैंने मंजू के साथ। उसके गहने बेच दिए, उसकी चूड़ियाँ बेच दी। पति तो बीवियों को सोना ला कर देते हैं, उसे सजाते हैं, और मैंने तो उसके मायके तक के गहने बेच दिए। पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोन उठाता रहा और औरतों पर उड़ाता रहा। मंजू ने कुछ भी किया पर मेरी आदतों को लोगों के सामने नहीं आने दिया। मंजू ठीक कहती थी, ये बाजारू औरतें किसी की नहीं होती। तब जाकर मुकेश को याद आता है कि उसने तो ये घर और दुकान भी नशे की हालत में लीजा के नाम कर दिए थे। वो भागता हुआ अपने बेटों के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। मुझे शुरू से ही जुआ, अय्याशी, नशा सब चीज़ की आदत थी। तुम लोगों के स्कूल फीस से भी मैं नशा कर लेता था। तुम्हें याद है सुनील,
कई कई बार मैं घर नहीं आता था और तुम्हारी माँ कहती थी मैं दुकान पर हूँ। वो तुम लोगों के सामने मुझे गिरता हुआ नहीं देखना चाहती थी बेटा। आज तक उसने ये चीज़ किसी के सामने नहीं आने दी, पर अब वो थक चुकी थी, मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, पर उसने फिर भी मुझे बदनाम नहीं किया। पर आज मेरी इन अय्याशियों के कारण सब कुछ चला गया। जिंदगी भर तो आपने हम लोगों के साथ यही किया पापा, और अब छत तक छीन ली। सड़क पर आ गए हम, सड़क पर। मुझे तो लगता था कि मम्मी जी बेकार की बातों पर आपसे झगड़ती है। हे भगवान, मम्मी जी कितना सह रही थी, कहाँ होंगी मम्मी जी। तभी मंजू की आवाज़ आती है, यही हूँ मैं। बहुत रोका मैंने आपको, पर आप रुके नहीं। फिर मैं समझ गई थी कि इस बार बांध को तोड़ने में ही फ़ायदा है। और बांध टूटा और आपको शायद सबक मिल गया होगा। तुझे क्या लगता है प्रेम, मैं चाहती नहीं थी कि तेरी शादी हो, पर इस आदमी की नज़र इतनी बुरी है कि मेरा मन घबराता था। प्रीति तो ब्लैक बेल्ट है, पर अगर तेरी बीवी भोली होती तो। मुझे पता था जिस आदमी ने अपनी अय्याशियों में कुछ भी नहीं छोड़ा वो इस घर को भी बेच देगा। इसीलिए सुनील ने पहले ही ये घर और दुकान मेरे नाम ट्रांसफ़र करने के पेपर्स बनवा लिए थे और मैंने उन पर इनके दस्तखत ले लिए थे। लीज़ा जिस पेपर्स पर साइन करवा कर लेकर गई है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुकेश की है ही नहीं, ये तो मेरी है। जी तो करता है आपको बाप भी ना बोलूं पापा, पर मेरे संस्कार मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते। हमारे घर से कुछ मिनट की दूरी पर मैं आपके लिए रेंट का कमरा ले लेता हूँ और आपको वहाँ शिफ्ट करवा दूंगा। अब आप हमारे साथ नहीं रहोगे। मम्मी अब और नहीं सहेगी। पति पत्नी की जो नोक झोंक बहुत बार सभी को सामान्य लगती है, क्योंकि कई बार बीवियां अपने पति की बड़ी बड़ी गलतियों को ढक देती हैं और वही बाद में जाकर ऐसा रूप ले लेते हैं। इसीलिए किसी भी जोड़े को लड़ता देखकर हम ये नहीं कह सकते कि गलती किसकी है। ये कहानी है एक ननद और भाभी की। भाभी का नाम गरिमा और ननद का नाम शिल्पा। अगर बात करें गरिमा की तो वो एक हाउसवाइफ है और घर को बहुत अच्छे से संभालती है। वहीं दूसरी ओर गरिमा की ननद शिल्पा एक तेज तर्रार, पढ़ी लिखी और अपने शर्तों पर जीने वाली लड़की है। शिल्पा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अफसर है। वो तेज दिमाग की है, साफ बोलने वाली और थोड़ी रौबदार किस्म की लड़की है। हर चीज में दखल देना और सब पर अपनी बात थोप देना उसकी आदत है। उसकी माँ को उसकी नौकरी पर बहुत नाज है। तो एक दिन की बात है जब गरिमा की ननद का जन्मदिन था। अरे बहू, तूने इस मिठाई में बहुत ज्यादा चीनी डाल दी है। तुझे नहीं पता क्या कि शिल्पा को ज्यादा मीठा पसंद नहीं। और ये मटर पनीर, इसमें मटर ज्यादा और पनीर थोड़ा ही है। और उसका इटालियन पास्ता बनाया नहीं। उसने कल कहा था कि उसे इटालियन पास्ता खाने का बहुत मन है। मम्मी जी, बाकी सारी चीजें बन चुकी हैं, बस वही इटालियन पास्ता बाकी है। गरिमा बेचारी सुबह 4 बजे से उठी हुई थी। वो कभी सफाई कर रही थी, कभी चादर बदल रही थी, तो कभी पर्दे ठीक कर रही थी। वहीं किचन में सास का ऑर्डर था कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, तो सब कुछ उसकी पसंद का ही बनेगा। गरिमा पूरी मेहनत से जुटी हुई थी, मगर थकावट से उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। ससुराल में मुझे ऐसे ऑर्डर दिए जा रहे हैं जैसे मैं किसी ऑफिस की कर्मचारी हूँ। हे भगवान, आपने मुझे पति तो अच्छा दिया, लेकिन सास और ननद बहुत ही चालाक दे दी। पता नहीं इनके साथ में पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी। रोज यही सोचती हूँ मैं। अरे बहू, इतनी देर से सब्जी चला रही है, बनी की नहीं अभी तक? मम्मी जी, सब्जी तैयार है, बस थोड़ा नमक कम है तो डालकर चला रही थी। सोचा थोड़ी देर और पका दूं इसे मैं। अच्छा ठीक है, जल्दी कर ले, शिल्पा भी आने वाली है। उसके बाद केक भी काटना है। और ये पास्ता अभी तक नहीं बना। सासू माँ तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। ननद का जन्मदिन ना हुआ, कोई मिशन हो गया। सुबह से बस इटालियन पास्ता पास्ता पास्ता। अच्छा हो तो दोनों इटली चली जाती, वहीं जाकर पास्ता खा लेती तो कम से कम मुझे तो चैन मिलता यहाँ। अरे गरिमा, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? तुम्हारी माँ मुझे काम खत्म करने ही नहीं देती, तभी तो हर वक्त कुछ न कुछ। मेरी तो कमर ही टूट गई है। अरे दिन भर तुम्हारी माँ और बहन मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं, सब उसी का नतीजा है। गरिमा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जरा धीरे बोला करो। तुम्हें पता है ना मेरी छोटी बहन शिल्पा कितनी झगड़ालू है। आज उसका बर्थडे है, थोड़ा काम ज्यादा है। अरे जैसे तैसे कर लो ना। देखो, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, इसलिए प्लीज आप चुपचाप अपने कमरे में जाइए। आपको कुछ करना तो होता नहीं, बस आकर ज्ञान देने लगते हैं। गरिमा अपने पति पर गुस्सा कर ही रही थी कि सास आ जाती है और चेक करने लगती है कि सब कुछ ठीक से बना या नहीं। अरे बहू, सब कुछ बन गया ना? जी माँ जी, सब तैयार है। अब जल्दी से नहा लेती हूँ, फिर धूप बत्ती करके यहाँ टेबल पर केक सजा देती हूँ।
हाँ हाँ, जल्दी कर। जल्दी कर तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं कोई रोबोट हूँ। गरिमा किचन का सारा काम निपटाकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिल्पा ऑफिस से लौटती है और देखती है कि घर में उसके जन्मदिन की पूरी तैयारी हो चुकी है। सभी उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। मेरी प्यारी बेटी, समझदार बेटी, तुझे जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तू जिए हजारों साल, लंबी उम्र मिले और तेरे सारे सपने पूरे हों। माँ, सपने तो मेरे लगभग पूरे हो चुके हैं। बस दिक्कत ये है कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए मूड थोड़ा खराब रहता है। अरे ननद जी, ये सब तो होता रहता है। इसी जॉब के लिए तो आप इतनी मेहनत की थी। हाँ भाभी, ये तो है। आई लव माई जॉब। अच्छा बेटा, अब जा, जल्दी से मुंह हाथ धो ले, तब जल्दी से आ और केक काट ले। हाँ माँ, अभी आती हूँ। वैसे सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं लग रही, बहुत थक गई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मेरी प्यारी गुड़िया, जल्दी से आ जा। ठीक है, आप बस 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। शिल्पा रेडी होकर केक काटने आती है। सब उसे बर्थडे विश करते हैं, लेकिन जब उसकी माँ उसे केक खिलाती है तो उसे केक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। माँ, पहले ये बताओ, ये केक कौन लाया? क्यों बेटा, अच्छा नहीं लगा क्या? अरे मैं लाया हूँ तेरा फेवरेट पाइनएप्पल फ्लेवर। भैया, आपको अब तक ये नहीं पता कि मुझे चॉकलेट केक पसंद है? मुझे पाइनएप्पल केक बिल्कुल भी नहीं पसंद। उस दिन आपने उल्टा सुन लिया होगा। वैसे भी मेरा मूड पहले से ऑफ है और अब ये केक खाकर तो और ज्यादा ऑफ हो गया। अर्पित, तू भी ना अपनी बहन की बात ठीक से नहीं सुनता। कम से कम आज के दिन तो ठीक से काम कर लेता। छोड़ो माँ, अब भैया से क्या ही उम्मीद करना। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। सॉरी मम्मी, मैं ये वाला केक नहीं खा सकती। अरे वो उस दिन किसी के बर्थडे में खा लिया था ये वाला फ्लेवर, उसके बाद से अजीब सी तबीयत हो गई थी मेरी। लेकिन ननद जी, आज तो आपका बर्थडे है, थोड़ा सा तो खा लीजिए। भाभी, अभी मैंने क्या कहा? आपको कम सुनाई देता है क्या? मैंने साफ कहा कि इससे मेरी तबीयत खराब सी लगती है। अरे छोड़ बेटा, छोड़, अभी के अभी नीचे रख दे इस केक को। और गरिमा, तू क्या चाहती है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब हो जाए? चल, अब जल्दी से खाना परोस। माँ बहन, आप लोग कभी नहीं सुधरोगे। बर्थडे के दिन भी तमाशा कर दिया। इसके बाद गरिमा गुस्से में खाना परोसती है, लेकिन शिल्पा को उसका ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। वो वहाँ बैठकर ऑनलाइन पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करती है। दूसरी ओर गरिमा और भी ज्यादा नाराज हो जाती है और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा अर्पित, मेरे पापा ने जो कुछ पैसे मांगे थे आपने दे दिए ना उनको? अरे गरिमा, तुम्हें पता है ना, हमने 3 महीने पहले ही कार ली है, उसका लोन भी है, दूसरी ईएमआई भी चल रही है। तो इस बार मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। पिताजी को 35,000 चाहिए थे, तो मैंने शिल्पा से मांग लिया और कल रात भेज दिया है। मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या तुमने पैसे भेज भी दिए और मुझे बताया तक नहीं? अरे हाँ, शिल्पा जैसी भी है लेकिन हमारी थोड़ी मदद तो कर ही देती है। हाँ, सही कह रहे हो आप। शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया। अरे क्या करें, झगड़ालू है, गुस्सैल भी है, लेकिन आखिर है तो मेरी बहन ही ना। अगली सुबह गरिमा कल का बना इटालियन पास्ता गर्म करती है और इसे लेकर शिल्पा के कमरे में जाती है। ननद जी, अभी भी मुझसे नाराज हैं क्या? माफ कर दीजिए। ये देखिए, आपके लिए कल मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे, मटर पनीर, मिठाई और आपकी फेवरेट सब्जी। और ये देखिए, आपका फेवरेट इटालियन पास्ता भी। अब तो मना नहीं कर पाएंगी आप। चलिए खा लीजिए ना प्लीज। और अब बीती बातों को भूल जाइए। आई एम वेरी वेरी सॉरी मेरी प्यारी ननद जी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाभी, लेकिन अभी तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, बाद में खा लूंगी। अरे ननद जी, अगर आप आज 10-15 मिनट लेट भी हो गई तो कोई कुछ नहीं कहेगा। बोल दीजिएगा कि कल बर्थडे था आपका, थोड़ा बिजी हो गई थी बस, लेकिन आप बिना खाए नहीं जाएंगी। इस तरह गरिमा अपनी झगड़ालू ननद को मना लेती है। खाना खाकर शिल्पा ऑफिस चली जाती है और गरिमा फिर अपने कामों में लग जाती है। अरे बहू सुन, ये शिल्पा के सारे कपड़े धो देना और जो कपड़े साइड में रखे हैं ना, उन्हें इस्त्री करके अलमारी में टांग देना। वो कल रात कह रही थी कि उसे काम से वाराणसी जाना है, तो उसके ये कपड़े एकदम चमचमाते और रेडी रहने चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी ना बहू? हाँ सासू माँ, समझ गई। इसके बाद गरिमा अपने ननद शिल्पा के कपड़े धोती है, उन्हें प्रेस करके अलमारी में सही से टांग देती है, साथ ही उसका कमरा भी अच्छे से सेट कर देती है। जो भी जरूरी चीजें हैं वो भी सेट कर देती है ताकि शिल्पा को कोई परेशानी ना हो और वो आराम से अपने काम पर फोकस कर सके। थोड़ी देर बाद अर्पित ऑफिस से उदास चेहरा लेकर घर आता है। गरिमा देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ अर्पित, कहीं तुम्हारी नौकरी? हाँ गरिमा, मेरी नौकरी चली गई। इतनी अच्छी पोस्ट थी, बढ़िया सैलरी, सब कुछ खत्म हो गया। अर्पित प्लीज ऐसे मत कहो, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। तुम टैलेंटेड हो, पढ़े लिखे हो, यकीन मानो बहुत जल्द ही तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, देख लेना, बिल्कुल मत घबराओ। कुछ दिन बाद गरिमा अपनी बचपन की सहेली कंचन से मिलने पार्क जाती है। ये लो कंचन, इसमें पूरे 51,000 रुपए हैं। गरिमा,
मेरे अपने भी मेरा साथ छोड़ गए, लेकिन तू देख, पराई होकर भी मेरी इतनी मदद कर रही है। मेरा छोटा भाई निखिल बस आता ही होगा, वो पैसे लेकर चला जाएगा। हाँ, बुला ले उसे, मैं यहीं हूँ। थोड़ी ही देर में निखिल आता है, गरिमा से रुपए का पैकेट लेता है और जाते जाते धन्यवाद कहता है। धन्यवाद दीदी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं निखिल, अब तेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा और फिर अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। तेरी ये बड़ी बहन कंचन है ना, ये तो हमेशा तेरे साथ है। अच्छा दीदी, नमस्ते, मैं चलता हूँ। निखिल खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। गरिमा, मैं वादा करती हूँ, अगले तीसरे महीने की 5 तारीख को तेरे पूरे पैसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ जानती हूँ, तू लौटा देगी, और अगर 5वें महीने लौटा दोगी तो भी कोई बात नहीं। तू तो जानती है ना, इस वक्त हम कितने परेशान हैं। मेरे पति का बिजनेस डाउन चल रहा है। लेकिन अगले महीने मेरी सासू माँ कुछ पैसे देने वाली है, उसी से एक नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं हम दोनों। अरे टेंशन मत ले, तू और तेरे घर वाले जल्द ही संभल जाओगे। दूसरी ओर शिल्पा किसी जरूरी काम से बाहर आई थी। वो कार में बैठी बैठी कॉफी पी रही होती है और सामने पार्क में बैठी अपनी गरिमा भाभी को देख रही होती है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और गरिमा घर लौट आती है। तो तब रात को 9 बजे जब सब खाना खाकर सोफे में आराम से बैठे होते हैं। माँ, इस महीने का पूरा खर्चा कितना हुआ? आपने डायरी में लिखा होगा ना? हाँ बेटा, इस बार करीब 25,000 रुपए का खर्च आया है। 25,000? माँ, हमारा परिवार तो इतना छोटा है, इतना खर्च कैसे? भाभी बताइए, इस महीने कितना राशन आया और सब्जी कितनी बार ली गई, बताइए। हाँ ननद जी, अभी बताती हूँ। गरिमा ननद को पूरे घर के खर्च का हिसाब समझाने लगती है, लेकिन शिल्पा हर बात में उसे काटने लगती है। भाभी, जिस हिसाब से आप बता रही हैं, मुझे तो लगता है कि पूरे महीने में सिर्फ 17,000 का खर्च आया होगा। बाकी के पैसे कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बचा हुआ पैसा अपने अकाउंट में डाल रही हैं? अगर ऐसा हुआ और मुझे पता चला तो बहुत बुरा होगा। सच में बहू, क्या तू ऐसा करती है? गरिमा ऐसा नहीं करती माँ, आप कुछ भी क्यों सुन लेती हैं? माँ जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। आपको पता है, ननद जी को बाहर का महंगा सामान ही पसंद आता है। मुझे उनके हिसाब से ही महंगे ब्रांड्स के आइटम्स लाने पड़ते हैं। आप मुझे दोष दे रही हैं? शिल्पा, तुम हमसे छोटी हो, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात लेकर भाभी पर इल्जाम लगाती हो। अब तो हद हो गई, चोर बोल रही हो अपनी भाभी को। माँ, आप ही बताइए, मैंने भाभी को कब चोर कहा? बेटा, तूने चोर तो नहीं कहा। माँ, आपने तो अपनी बेटी को सर पर चढ़ा रखा है। उसके गलत कामों में भी आप कितना साथ देती हैं। अरे हम लोगों की भी कोई इज्जत है या नहीं इस घर में? आप देख रही हो कि वो हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है, फिर भी आप उसी का पक्ष ले रही है। माँ, अरे बकवास बंद कर, पहले अपनी बीवी को समझा कि घर के खर्चे के पैसों पर हाथ ना डाले। माँ, उसके भी कुछ शौक हैं। अगर उसने थोड़े बहुत पैसे ले भी लिए होंगे तो क्या गुनाह कर दिया? हाँ माँ, देखा आपने, अब तो पकड़ में आ गई चोरी। अभी आपने सुना ना भैया ने क्या कहा कि अगर भाभी पैसे ले लेती तो क्या हर्ज है? मतलब भैया खुद ही ये कह रहे हैं कि खर्चे के पैसे से अपनी जेब भरो। आपको पता है माँ, मेरी एक सहेली नंदिनी, उसकी भाभी बहुत चालाक है। एक बार उसने चुपचाप उसके पर्स से 11,000 रुपए निकाल लिए और इल्जाम लगा दिया घर की सीधी सादी नौकरानी पर। बेचारी को इतना कुछ कहा और जेल तक भिजवा दिया, बिना सोचे समझे कि हो सकता है गलती उसकी भाभी की हो। लेकिन माँ, मैं नंदिनी जैसी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तो पूरी छानबीन करूंगी कि घर के पैसे कहाँ जा रहे हैं। जो चाहो कर लो, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, हाँ माँ, मैं तो बताना ही भूल गई। आज तो भाभी को मैंने पार्क में देखा था। एक लड़का आया था और भाभी के हाथ से कुछ लेकर चला गया। अब वो क्या चीज थी, ये तो भाभी ही बता सकती हैं। क्या गरिमा, क्या ये बात सही है? तुम किससे मिलने गई थी? अरे आप नाराज मत होइए, मैं बताती हूँ। वो कंचन का छोटा भाई था। कंचन के पति का बिजनेस पूरी तरह से बंद हो चुका है। उसके छोटे भाई का एडमिशन करवाना था। उसके लिए 51,000 रुपए की जरूरत थी, तो मैंने मदद कर दी बस। अब आप इस बात को गलत तरीके से मत लीजिएगा। मदद करना ठीक है गरिमा, लेकिन तुमने झूठ क्यों बोला? मुझसे कह तो सकती थी। मुझे लगा आप गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपसे पहले ही कई बार पैसे मांग चुकी हूँ। अरे भैया तो बाद में गुस्सा होंगे, पहले तो मैं और माँ गुस्सा हैं। और जो पैसे आप देकर आई है ना, वो आपके नहीं थे, वो तो माँ के पैसे थे। क्यों माँ, आप भी मुझसे सब कुछ छुपा लेती हो ना? चुपके से भैया को 51,000 रुपए दे दिए। अरे नहीं बेटा, वो तो मुझे। माँ, आप भी कुछ कम नहीं है। भैया की नौकरी नहीं है अभी, और आप उन्हें पैसे देकर और बिगाड़ रही हैं। ऐसे तो ये नौकरी ढूंढने से रहे। हाँ शिल्पा, जरूरत से ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एक अच्छी नौकरी लगने ही वाली है, और जैसे ही लगेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। अब भगवान के लिए और कुछ मत बोलो। भैया, भगवान से तो मैं खुद रोज दुआ करती हूँ कि वो दिन जल्दी आए। इतना कहकर शिल्पा चली जाती है। असल में शिल्पा की आदत थी कि वो अपनी भाभी और भैया की जिंदगी में बार बार दखल देती थी। गरिमा इसे बहुत परेशान भी रहा करती थी, लेकिन अब तो हद हो चुकी थी। शिल्पा ने अपने भैया के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि गरिमा किसी और लड़के से मिलती है। अब अर्पित और गरिमा के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। तभी एक दिन
अच्छा भाभी, ये बताइए, आपने कभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली वॉशिंग मशीन देखी भी है? नैना जी, आपको क्या लगता है कि हम बहुत ही गरीब घर से हैं? हमारे घर में भी 3-3 वॉशिंग मशीन है। अच्छा, 3-3 मशीन है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन भाभी ये बताइए कि ये इसका बटन कैसे खराब हो गया? पिछले महीने तो बिल्कुल ठीक चल रही थी। नैना जी, मशीन वाली चीज है, खराब तो हो ही जाता है ना। भाभी, फ्री में मिली है तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको इसे बिगाड़ने का लाइसेंस मिल गया है? अरे थोड़ी समझदारी से भी तो चला सकती है ना आप। अरे मेरी मेहनत की कमाई है ये। अरे आपकी तो आदत ही है मेरे सामान को बिगाड़ना और खराब करना। और हाँ भाभी, जो नई वाली टीवी आई है ना कल, उसे आप प्लीज इस्तेमाल मत करना। पता चला कि कहीं आप उसे भी खराब कर देंगी। शिल्पा अपने खरीदे हुए सामान के ऊपर ऐसे ही हक जताती थी और बात बात पर अपनी भाभी को सुनाया करती थी। ठीक है, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है ना, तो अब मैं भी कोई काम नहीं करूंगी इसका। बस चुपचाप अपने कमरे में बैठकर टीवी देखूंगी। देखती हूँ मेरे बिना भी ये लोग कैसे रहते हैं। और गरिमा वही करती है। अब वो ना किसी से बात करती है, ना घर का कोई काम। लेकिन शिल्पा और उसकी माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो दोनों तो घूमने मनाली निकल जाती हैं और उधर गरिमा और उसके पति को घर चलाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा गरिमा, पता नहीं क्यों मैं तुमसे बेवजह झगड़ रहा था। वैसे भी मेरी छोटी बहन है ही मुंहफट, क्या क्या बोल जाती है खुद भी उसे पता नहीं होता। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। और मुझे पता है कि वो कमल तुमसे 5 साल छोटा है, उसकी तो खुद की कोई गर्लफ्रेंड है। खैर छोड़ो ये सब, मैं तो खुद पहले से ही लोन में डूबा हूँ। जो लोन लिया था उसकी 5,000 की ईएमआई भरनी है। ऊपर से जो नई एसी कमरे में लगवाई है ना, उसकी भी 2,300 की ईएमआई अलग से देनी है। पता नहीं इतनी सारी ईएमआई कैसे दूंगा मैं। वही तो कह रही हूँ, नैना जी थोड़ी मुंहफट जरूर है, लेकिन कम से कम मदद तो करती हैं हमारी। अच्छा, तो अब क्या करें? अब तो हमें उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। हाँ ये तो है। इसके बाद शिल्पा और उसकी माँ भी मनाली से वापस आ जाती हैं। उनके घर आने के बाद ही गरिमा फिर से अपनी ननद से बात करना शुरू कर देती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं गरिमा अब अपनी ननद का नाटक झेलते हुए मन में बोलती है, अब चाहे जो भी हो, मुझे तो अपनी ननद के साथ ही रहना पड़ेगा। ठीक है, रह लूंगी ननद के साथ।